हाय गाइस, अभी तक सॉलिड स्टेट में हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तक कवर किया है। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ इसी का पोजीशन ऑफ वॉइड्स समझाऊंगी। वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स कितने तरीके के होते हैं और उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। और पिछली बार जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कराया था उसके न्यूमेरिकल्स भी अभी आगे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स पिछली बार समझाया था कि वॉइड्स होते क्या है हमारे, कि अभी देख लो कि हमारे कोई भी हमारे यूनिट सेल है, यूनिट सेल में हम जो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना ले उसमें क्या हमारी स्पेस छूट जाती है, स्पेस रह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। जो हॉलो स्पेस रह जाती है वही हमारे क्या वॉइड्स है। अभी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, बट वो हमारे फॉर्म कैसे होते हैं, किस किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और हमारे वर्ड्स कितने तरीके के होते हैं। 2D में भी हमारे वर्ड्स पाए जाते हैं, 3D में भी हमारे वर्ड्स पाए जाते हैं। तो देखो कि हमारे वर्ड्स क्या है। वर्ड्स देखो, वर्ड्स हमारी क्या है, पहली बात तो वर्ड्स क्या है, स्पेस जो हमारी रह जाती है, हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस हमारी क्या है, वर्ड्स है। हॉलो स्पेस हमारी वर्ड्स है। हॉलो स्पेस लेफ्ट इन दी क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट्स ऑफ स्फीयर्स या एटम्स बोल सकते हैं, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट हम करते हैं। अभी देख लो वर्ड्स हमारे कितनी तरीके की होती है। वर्ड्स हमारी क्या होती है, 2D होती है और हमारे वर्ड्स क्या 3D होते हैं। अब 2D में किन किन में हमारे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर से शुरू करते हैं। हमारे 2D में हमारा जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हमारे ट्राइएंगुलर वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन ये छोटा सा एक डायग्राम है वर्ड्स को याद रखने का। ये छोटा सा एक डायग्राम बना लो, इसके बाद एकदम डिटेल से समझाऊंगी कि कैसे और कहाँ पे पाए जाते हैं और कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे हमारे ट्राइएंगुलर वर्ड्स पाए जाते हैं, ट्राइएंगुलर वर्ड्स होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब हमारा इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कितनी दो ही तरह की ज्योमेट्री होती है, एक टेट्राहेड्रल होती है और दूसरी हमारी स्क्वायर प्लैनर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमारे जो वर्ड्स पाए जाते हैं वो हमारे स्क्वायर प्लैनर वर्ड्स पाए जाते हैं, स्क्वायर प्लैनर वर्ड्स पाए जाते हैं। 2D में सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर पे हमारे वर्ड्स पाए जाते हैं। हाँ, अब 3D में हमारे 3D के हमारे काफी सारे हैं, उसके देख लो। और ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। अब लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 4 है इसमें लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारा पाया जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स पाए जाते हैं इसमें। 4th कोऑर्डिनेशन नंबर में टेट्राहेड्रल वर्ड्स। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी आती है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे 2 वर्ड्स पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे ट्राइएंगुलर वर्ड्स भी पाए जाते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे ट्राइएंगुलर वर्ड्स भी होते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी पाए जाते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 4, 6 एंड 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे, इसमें हमारे जो वर्ड प्रेजेंट होती है वो हमारे क्या होती है, क्यूबिकल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्यूबिकल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे क्या, ये जो FCC टाइप जो होते हैं, सॉरी SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, उसमें हमारे क्यूबिकल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और बाकी ये देख लेते हैं। अब देखो वर्ड्स में जो हमारे मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे FCC और CCP पे बेस्ड आते हैं। FCC और CCP एक ही तरह के होते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। पहले आप देखो कि किसमें डिस्कस करेंगे, हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्लोज पैक में, क्यूबिक में एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे। इसी पे आते हैं मेनली हमारे क्वेश्चंस। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब हमारे CCP टाइप स्ट्रक्चर या FCC टाइप स्ट्रक्चर। FCC की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, ABC टाइप अरेंजमेंट होती है। ABC टाइप सीक्वेंस पाया जाता है FCC में। अब A हमारा क्या डिनोट करता है, A हमारी लेयर A होती है। इसका अभी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी, बट इन तीनों जो ये ABC जो हमारी ये टर्म दी गई है इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लो।
ए हमारी लेयर ए होती है और ये हमारी बनाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाती है। हेक्सागोनल 2 डायमेंशन में पाए जाते हैं। हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है। ए हमारा क्लोज पैकिंग बनाती है और बी हमारा जो कवर करता है वो हमारे सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है। बी हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है और जो लेयर सी होती है वो हमारी सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है। अब इसका डायग्राम के थ्रू देखते हैं, डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, पहले इसकी लेयर ए बना लो, एक ऐसे करके एटम्स बना लो। ये हमारी लेयर 1 बनाना शुरू करा। समझते रहना, बाद में नोट डाउन करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपको समझ में आएगा एफसीसी या सीसीपी पे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ट्रायंगुलर होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, इससे पता चलेगा। ये हमारी लेयर ए है। ये है हमारी लेयर ए और ये हमारा क्या 2D टाइप स्ट्रक्चर है। ये हमारी क्या 2D टाइप अरेंजमेंट है। 2D टाइप अरेंजमेंट है। ये हमारी 2D टाइप अरेंजमेंट है। तो ये हमारी क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैक टाइप अरेंजमेंट हो गई। क्या हो गई, हेक्सागोनल क्लोज पैक टाइप अरेंजमेंट हो गई। अब हमने जो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है सारे एटम्स को, अब हम देखते हैं कि जो ये जो बनाई गई ये एटम की लेयर और इस एटम की लेयर के बीच में ये जो स्पेस रह गई है, ये जो, अगर इसे सही से बना लो, ये जो स्पेस रह गई है, ये स्पेस जो रह गई है, ये स्पेस क्या है हमारे, ये वॉइड्स हैं। ये क्या हॉलो स्पेसेस है, ये हमारी क्या हॉलो साइड्स हैं। तो इन्हीं स्पेसेस के ऊपर हमें क्या दूसरे एटम की लेयर रखनी है। तो कितने एटम रख सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 4। इन्हीं हॉलो स्फीयर्स के ऊपर ही हमें एटम रखना है। अब देखो कैसे बनाना है, चाहे तो यहाँ पे लिख लो कि प्लेस एटम्स ऑन दी हॉलो स्पेसेस का, जो इस हॉलो स्पेसेस हैं यही हमारी वॉइड्स हैं, हॉलो स्पेसेस। बट हमें देखना क्या है कि किस तरीके का वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारे ये कहिए कि ट्रायंगुलर वॉइड्स नहीं दिख रहे, कि ट्रायंगल जैसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या ट्रायंगुलर जैसे वर्ड्स दिखेंगे। आप लेयर बना लो, मैं समझ लेना, फिर बनाना। डायग्राम थोड़ा नीट बनाओगे ना तो समझ में भी आएगा। इसमें करना क्या है, इसको बनाने का एकदम इजी मेथड है कि आप पहले 5 एटम्स बनाओ, फिर एक एक एटम को रिड्यूस करते रहना। तो ये हमारी जो वॉइड्स की अरेंजमेंट है वो हमारी एकदम सही बनेगी। आप क्या इन्हीं जो ये वॉइड्स है 1 2 3 4 जो हॉलो स्पेसेस हैं, इन्हीं के ऊपर एटम्स रखने हैं हमें। देखो इसी के ऊपर एटम्स रखो, इसी के ऊपर एटम्स रखने हैं। अब यहाँ पे कितने वॉइड्स, यहाँ पे कितने स्पेसेस खाली है, वॉइड्स खाली है 1 2 3, तो इन 3 के ऊपर रख दो, इन 3 के ऊपर रख देंगे हम। यहाँ पे कितने स्पेसेस है, यहाँ पे 2 स्पेसेस है, इनके ऊपर रख दिया, और यहाँ पे 1 है और इसके ऊपर रख दिया। तो हमारी ये क्या थी, ये हमारी लेयर ए थी, और यहाँ पे हमारी क्या बनी, इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर हमने लेयर ए के ऊपर जो लेयर ड्रॉ करी है वो हमारी कौन सी लेयर है, वो हमारी है लेयर बी। आप इसके बाद देखेंगे इस लेयर बी के बाद हम क्या 2 तरह की हमारी अब इसके बाद बन सकती हैं, क्योंकि देखो कलर चौक नहीं है, थोड़ी दिक्कत, बट अच्छे से मैं समझा दूंगी अच्छे से, तो देख लो एकदम रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो लेयर बी है इसके ऊपर देखो ये जगह दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है, ये हमारे क्या दूसरे वॉइड्स हैं। पहले हमारे क्या अंदर ट्रायंगुलर वॉइड्स बने थे, इसके ऊपर देखो इन दोनों के, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बीच में भी एक वॉइड बन रहा है, इसे क्या 3 वॉइड्स है। पहले वाले में हमारे क्या इन दोनों एटम के बीच में जो 4 वॉइड्स बन रहे थे, हमारे क्या 3 वॉइड्स बन रहे हैं, और इस वाले में क्या 2 वॉइड्स है, इसमें क्या 1 वॉइड है। तो अब इस लेयर के, इस एटम लेयर बी के ऊपर भी एक और लेयर बनानी है, वो बनाते हैं। चलो एक भाई वैसे ड्रॉ कर लो, 5 एटम ड्रॉ कर लो, उसके बाद 4 एटम ड्रॉ कर लो, फिर एक एटम कम करते जाना है, एक एटम कम करते जाओ और बन जाएगा। अब भाई
4 एटम फिर उसके ऊपर बनाते जाओ, वॉइड्स के ऊपर एटम फिल करते जाओ, क्या वॉइड के ऊपर एटम फिल करते जाओ। इसमें भी क्या एक एक एटम कम हो जाता है। अब जो स्पेस खाली थी उसके ऊपर एक एटम बना देना है, जो स्पेस खाली थी उसके ऊपर एटम, क्या 3 था ना, तो 3, नीचे वाले में क्या 2 था तो 2। अब यहाँ पे क्या एक वॉइड था, ये क्या एक वॉइड था, यहाँ पे 3। ये हमारी कैसी अरेंजमेंट बन गई, ये हमारी लेयर सी है, तो हमारी ए बी सी, ये हमारी क्या ए बी सी टाइप अरेंजमेंट हो गई, ए बी सी टाइप सीक्वेंस हो गया। अभी बताया था कि क्यूबिक या फिर इसको सीसीपी या एफसीसी कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट्स पाई जाती हैं, जो सीक्वेंस पाया जाता है, वो एबीसी टाइप सीक्वेंस पाया जाता है। और एबीसी टाइप सीक्वेंस कैसे पाया जाता है, लेयर ए बना देंगे, उसमें ट्रायंगुलर वॉइड होगा, उसके ऊपर लेयर ए के ऊपर ही जो ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर जो हॉलो स्पेसेस होंगी उसके ऊपर हम लेयर बी बना देंगे, और उसके बाद दोनों के ऊपर जब हम रखेंगे एक और वॉइड्स दिखेंगे, वो हमारे वॉइड्स के ऊपर एक और लेयर बना देंगे, लेयर सी बना देंगे। ये एबीसी टाइप अरेंजमेंट बन गई। अब इसके बाद आप देखोगे कि इस अरेंजमेंट के बाद अब देखो यहाँ पे एक स्पेस दिख रही है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ये, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 एटम है और उसके पीछे भी 3 एटम है, तो उससे क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। एक और अरेंजमेंट बन जाएगी, देखो यहाँ पे एक और अरेंजमेंट बनेगी, इसे देखो, वो हमारी बना देगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ए बी, ये बी लेयर थी, ये ए बी सी, ये तीसरी लेयर हमने बनाई थी ना, इसमें क्या फिर से वही लेयर रिपीट हो जाएगी, ए लेयर ही रिपीट हो जाएगी, और वो हमारी क्या ए बी ए टाइप अरेंजमेंट हो जाएगी, ए बी ए टाइप। इसमें देखना आसान, अगर इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसमें देख लेना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेंगे, 2 3 4। यहाँ पे हाँ, अब देखो यहाँ पे ये लेयर ये लेयर ये लेयर, अब ये स्पेस जो दिख रही है ना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा बनता है। ये हमारी क्या है ए, ये हमारी कौन से सीक्वेंस का फॉर्मेशन हुआ, ए बी ए टाइप सीक्वेंस का। ये हमारी है सीसीपी टाइप या एफसीसी टाइप अरेंजमेंट। अभी देख लो इसके बाद, हाँ तो जो अभी समझाया था उसे एक बार और देख लो कि जो सीसीपी और एफसीसी टाइप यूनिट सेल में जो एबीसी टाइप अरेंजमेंट होती है, एबीसी टाइप हमारी लेयर बनती है, तो ए हमारा किसको शो करता है, ए हमारा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनाता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनाता है, और बी हमारा सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है, सी हमारा सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है। तो वहां पे जो मैंने लेयर सी में लिख दिया था, ये लास्ट में जो बनाया था कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। बी वाले में हमारे सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं, सी हमारे सारे क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं। तो अब इसके बाद देख लो जो हमारी ए बी सी और ए बी टाइप अरेंजमेंट होती है, जो हमारी ए बी सी एंड ए बी ए टाइप अरेंजमेंट होती है, इन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा 12 होता है। इन दोनों में ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, तो डायग्राम से समझ लो क्योंकि उससे ही समझ में आएगा। इन बोथ ABC and ABA close pack arrangements, coordination number 12 is present। अब ये कैसे है ये देख लो, क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है। इसे पहले समझो, इसे कैसे करना है कि अभी हाँ पिछली बार जो स्ट्रक्चर समझाया था उसमें देखा, उसमें लास्ट वाले में यहाँ पे कि जो हर एक एटम था ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बना रहे थे वो एक एटम को देखो, यहाँ पे क्या 3 एटम थे,
यहाँ पे 3 एटम थे और उसके उसके ऊपर के 3 एटम और बने हुए थे। ओके, 3 एटम से मिलके बने हुए थे और उसके ऊपर भी 6 एटम शेयर, उसके ऊपर भी 3 एटम शेयर हो रहे थे, उसके नीचे भी 3 एटम शेयर हो रहे थे। और यहाँ पे क्या ये वाले को ये हमारे क्या 6 एटम से टच कर रहा है। पहले यहाँ पे देख लो, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा उस डायग्राम से बेटर। यहाँ पे कोई भी एटम कंसिडर कर लो, हमारा ये एटम कंसिडर कर लिया और यहाँ पे क्या है हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट, हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट। अब क्या है, जो हमने एटम लिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हमें जिसका बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हमारा कैसे आता है। इसमें क्या है, ये जो एटम है ये हमारा यहाँ पे जो 2 एटम्स होते हैं वो हमारे फ्रंट साइड में प्रेजेंट होते हैं और जो एक और एटम होता है वो हमारे क्या बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ये एटम हमारे दोनों फ्रंट साइड में और ये एटम हमारा बैक साइड में है। ये टच कर रहे होते तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12, नियरेस्ट नेबर यही है इसका। अब इसमें कैसे होता है, इसमें भी क्या 2 एटम हमारे फ्रंट में होते हैं और एक एटम हमारा क्या बैक साइड में प्रेजेंट होता है, एक एटम हमारा बैक साइड में प्रेजेंट होता है। इसकी अरेंजमेंट जो होता है, अब इसमें गिन लो कैसे कि इस एटम की हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है, सॉरी इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है तो गिनो, यहाँ पे ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 है और ये 3 है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो गया। ये हमारी कौन सी लेयर है, ये हमारी ABC टाइप है। अभी ABA टाइप का देख लो, सॉरी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ABA टाइप का है। और अब ABC टाइप का देख लो, ABC टाइप में सेम ही है इसका भी, बट इसमें क्या होता है कि जैसे ये चीज हमारी सेम होगी, तीनों एटम्स ये दोनों फ्रंट में होगी, ये बैक साइड में होगा, बट हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज कैसे होगा ये देखो, पहले ड्रॉ करो, कोई भी एटम कंसिडर कर लिया, इसमें पहले हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट बना लो, हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट बना लिया। अब इसमें क्या है कि 2 एटम फ्रंट में ही होंगे, ये सेम 2 एटम फ्रंट में होंगे, एक एटम हमारा बैक में होगा, बैक में टच कर रहा है। अब नीचे क्या अरेंजमेंट हो जाती है इसकी कि 2 एटम तो फ्रंट पे ही होते हैं, ये 2 एटम ये जो फ्रंट पे हैं, 2 एटम ये जो फ्रंट पे हैं, ये फ्रंट सॉरी जो 2 एटम ये फ्रंट पे हैं ये हमारे क्या बैक में हो जाएंगे और जो ये एटम हमारा बैक में है ये हमारा क्या फ्रंट में आ जाएगा। ये देखो ऐसे ये हमारे फ्रंट में आ जाते हैं। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमारी क्या एबीसी टाइप सीक्वेंस है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12 होता है। इसमें गिन लो, अब तो गिन ही लोगे कि ये कोई जो एटम कंसिडर किया है ये क्या हमारे 6 है और ये हमारे 3 है, ये हमारे 3 है, तो 3 3 6 6 12 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 निकाल दिया। हाँ, इसमें सीसीपी और एफसीसी दोनों एक ही तरीके के होते हैं, इसलिए जो इसमें अरेंजमेंट है वो हमारे जरूर डिफरेंट है, क्योंकि जो इसमें दोनों में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे कवर है, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लेयर सी बन रही है और इसमें क्या लेयर ए ही फॉर्म हो रही है। इस वजह से कोई एटम इसमें फ्रंट में है, कोई इसमें बैक में है, इसमें फ्रंट में है और इसमें फ्रंट में है, तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है बट अरेंजमेंट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारा सीक्वेंस भी डिफरेंट आया है। हाँ, तो आप देख लिया कि एफसीसी पे हमारे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट उनकी पोजीशन क्या होती है अभी तक नहीं देखा कि पोजीशन कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखते हैं कि वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पोजीशन ऑफ वॉइड्स देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल और सीसीपी और सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, ये तो पता चल गया, बट वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो अब क्या है पोजीशन ऑफ वॉइड्स, पोजीशन ऑफ वॉइड्स किसमें एफसीसी। हाँ, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। अब देख लो कि पहली बात ये देखो कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता किससे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता किससे, होता क्या है तो वो तो देख लिया, बनता किससे। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे किससे 4 एटम से मिलके बना होता है, 4 एटम से मिलके बना होता है। कैसे बनता है ये देखो, पहले एक एटम आप नीचे बना दो और उसी के ऊपर 3 एटम्स बना दो, 4 एटम बनाने उसी के ऊपर 3 एटम्स बना दो, तो ये जो स्पेस दिख रही है ये स्पेस
ये स्पेस हमारी क्या है, यही ट्रायंगुलर स्पेस दिख रही है ना, यही हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, इनमें इसकी पोजीशन क्या होती है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन, टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी के डायगोनल में, बॉडी डायगोनल में हमारा प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होता है। और बॉडी डायगोनल में सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता, बॉडी डायगोनल में हमारे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कैसे प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो एफसीसी टाइप अरेंजमेंट है, एफसीसी या सीसीपी टाइप मतलब क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट है ये हमारी। इसमें देखो कि फेस सेंटर में पहली बात तो एटम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। हमें दिखाना है कि 4 एटम से मिलकर बना होता है, तो एक एटम कंसीडर कर लो, कॉर्नर पे जो हमारा एटम है 4 एटम से मिलकर बना होता है। और बाकी हमारे क्या एफसीसी वाले कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे एटम, बाकी हमारे फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो एक एटम हमारा इस फेस के सेंटर मान लेंगे, एक एटम इस फेस के सेंटर मान ले रहे, और एक एटम हमारा क्या पीछे वाला जो फेस है ना वहां पे एक एटम हमारा प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है। अब देखो ये एटम एक, ये 2 3, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, ये 4 एटम हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। अब देखो कि बॉडी डायगोनल में हमारे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होंगे। ये एक लाइन खींच ली, यहाँ पे थोड़ा हॉट पॉज हो जाएगा, बाहर दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइन खींच ली। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, पिछली बार बताया था, ये लेंथ इसकी क्या होती है, लेंथ हमारी 3a होती है। रिलेशन बताया था ना कि a और r के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसकी जो लेंथ आई थी वो हमारी 3a आई थी। ये अब टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड या तो हमारा इस कॉर्नर में प्रेजेंट होगा या तो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये 1 2 3 4 पार्ट में ये हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड या तो इस कॉर्नर पे होगा या तो इस कॉर्नर पे होगा, सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, और एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। बॉडी डायगोनल के एक तो यहाँ, बॉडी डायगोनल के एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे, सेंटर पे नहीं होगा। तो अब ये इसकी लेंथ क्या होगी ये देख लो। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या √3a है, और ये हम 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3a/4। और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ भी वही होगी, इसकी लेंथ भी क्या होगी, √3a/4। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। आप देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। टोटल अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने के लिए पहली बात तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे बॉडी के डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो बॉडी डायगोनल देख लो, एक कोने से एक कोना, एक ये हो गया, एक कोने से और एक ये कोना हो गया, एक ये हो गया, एक से एक ये कोना हो गया, और ये से ये वाला कोना हो गया। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक क्यूब में, तो 4 बॉडी डायगोनल है। तो और एक में 4 लिख लो, पहले 4 बॉडी डायगोनल है, और एक बॉडी डायगोनल में हमारे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 × 2 टोटल कितने हो गए हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हमारे कितने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं टोटल। ये नोट डाउन कर लो, हमारे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल में। अब देखो उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। अभी तक तो जो समझाया था एबीसी और एबीए टाइप अरेंजमेंट में, वो समझाया था कि वॉइड्स कौन से होते हैं। वॉइड्स हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, उनकी पोजीशन क्या है वो आप सीखेंगे हम कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या पोजीशन होती है। पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा 6 एटम्स से मिलकर बना होता है, 6 एटम्स से मिलकर बना होता है। 6 एटम से कैसे देख लो, ये क्या है, 3 एटम्स यहाँ पे ड्रॉ करें, 3 एटम नीचे, 3 एटम की लेयर नीचे होगी, बाकी 3 एटम की लेयर क्या होगी, ऊपर होगी। 3 एटम की क्या लेयर ऊपर बना लो,
ये ऊपर बना ली। अब जो नीचे हमारा ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा था वो हमारा क्या कवर हो गया, उसके ऊपर भी एक वॉइड बन गया है, वो दिखेगा नहीं आपको वो, बट बॉल से देख सकते हो कि 1 2 3 बॉल नीचे रख दी और दूसरी साइड में 1 2 3 बॉल ऐसे। तो जो अब वॉइड का जो फॉर्मेशन हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा बन गया। हाँ, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एफसीसी या सीसीपी में उसकी पोजीशन क्या होती है, देखो कि पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन होती है वो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा एज के सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो हमारा एज सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है एफसीसी ही यूनिट सेल है हमारी, तो एफसीसी यूनिट सेल सिंपल बना लो। इसमें जो एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे फेस में प्रेजेंट होते हैं, फेस में एटम तो एक पीछे और एक ही आगे, तो 6 एटम्स हमारे फेसेस में प्रेजेंट होते हैं। रूम मान लो, नॉर्मली एक रूम मान लो, रूम पे हर फेस में बॉल लगा दो। अब जब हर फेस में बॉल लगा दी, बीच में क्या एक स्पेस खाली रह गई होगी, हॉलो स्पेस खाली रही होगी, तो हमारा वो क्या हो गया, वही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। ये हमारी जो हॉलो स्पेस खाली रह गई है यही हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये भी यहाँ पे दिखाया है, यही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या 6 एटम से मिलकर बना है, देखो 6 एटम से मिलकर बना है ना। अब देखो कि बॉडी के सेंटर में निकाल लिया हमने, अब देखना एज के सेंटर में, एज के सेंटर में भी एक वॉइड हमारा प्रेजेंट होता है एज के सेंटर में। अब पहली बात, एज होता क्या है लेक्चर में बताया था, फिर से देख लो अगर भूल गए हो तो। देखो एज हमारे क्या 12 एजेस होती हैं, ये जो साइड्स होती हैं ये हमारी क्या 12 होती हैं। एज के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो मान लो यहाँ पे हमने एटम को कंसिडर कर लिया। अब एटम ये हमारे कितने एटम्स को टच करेगा, ये हमारे 6 एटम्स को कैसे टच करेगा, देखो एक ये वाला एटम है, लेफ्ट साइड में एक एटम को टच करेगा, एक राइट साइड के एटम को टच करेगा, एक हमारा क्या अप एटम को टच करेगा, एक ये हमारा एक डाउन एटम को टच करेगा, और एक ये अप एटम को टच करेगा। ये तो 4 ही हुए। अब बोलोगे भाई 2 एटम कहाँ पे है, यहाँ पे कंसिडर कर लो, उसमें तो देखेगा नहीं, 3D टाइप ये है, ये फेस है, फेस में ये एटम है, एक क्या हो गया, एक अप एक डाउन, एक राइट एक लेफ्ट, और 2 कहाँ रहते, एक आपकी तरफ और एक आपके पीछे जस्ट, तो एक ये आपकी तरफ है, आपके पीछे भी तो एटम्स होंगे, तो क्या हो गए टोटल कितने एटम्स को 6 हो गए। अब इसकी पोजीशन हमने देख ली। अब देखो हाँ, टोटल हमारे 6 एटम को टच करता है, बट हर एज की जो सेंटर का एटम है, सॉरी वॉइड है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, उसकी रूम पे उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, उसकी कंट्रीब्यूशन पिछली बार हमने देखी थी, उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी क्या होती है 1/4 कंट्रीब्यूशन होती है। तो 12 एजेस हैं, 12 एजेस में जो कंट्रीब्यूशन हर एज की होती है वो 1/4 होती है, तो क्या आ गया ये 4 3 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स देख लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, वो हमारा 3 हो गया, प्लस एक बॉडी सेंटर वाला भी तो है +1, क्या हो गया 4। अब इसका यूज देखो, न्यूमेरिकल में यूज कैसे है इसका, क्या है यहाँ पे नोट कर लो, जो इम्पोर्टेंट या स्टार का मार्क बना के लिख लेना, कि जैसे हमारे वॉइड्स कितने हैं, हमने n वॉइड्स मान लिए, और हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे वो भी हमारे n ही होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं हमारे, ट्वाइस ऑफ n होते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यही हमारा काम आता है न्यूमेरिकल्स में जनरली। आप पोजीशन ऑफ वॉइड समझ ली। अब इसके बाद पिछली बार डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताया था, उसके एग्जांपल्स करा देती हूँ या क्वेश्चंस करा, जो भी नेट में आए हैं, और टीफर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेट वाले क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है,
इसे सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पिछली बार जो समझाया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको देख लो, आसान सा क्वेश्चन है। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो जेड की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 4 है। एफसीसी देने का मतलब ही क्या होता है कि हम जेड की वैल्यू हमें लिखनी है 4 है। तो विद अ यूनिट सेल ऑफ 500 पिकोमीटर, यूनिट सेल 500 पिकोमीटर मतलब ए की वैल्यू हमारी दे रखी है, वो हमारी क्या है 500 पिकोमीटर हमारा दे रखा है। इफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज 1.33 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी अगर यूनिट, वही डेंसिटी का ही क्वेश्चन है, बता रहे हैं कि डेंसिटी का क्वेश्चन है, तो डेंसिटी हमारी कितनी दे रखी है 1.3 ग्राम पर सीसी। मोलर मास ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम निकालना है, कैपिटल एम निकालना है हमारा क्या है। अब देखो इसका फॉर्मूला तो बताया ही था कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रो इज इक्वल टू ZM बाई AQ इंटू NA, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अब इसमें इसकी स्पेशल बात क्या है, इसमें बस क्या ध्यान देना है, इसमें बस यूनिट को ध्यान देखना है कि ए की जो यूनिट है वो पिकोमीटर में दे रखी है और जो डेंसिटी की यूनिट है वो ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी क्या है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर में दे रखी है और ये हमारी क्या पिकोमीटर में दे रखी है। तो हम ए को क्या पिकोमीटर से क्या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ए का क्या आ जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये यूनिट हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे से पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, 1.33 आ गया ग्राम पर सीसी और जेड की वैल्यू हमारी 4 हो गई। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू हमारी क्या 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 होल क्यूब, एन ए की वैल्यू हमें पता ही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ m की वैल्यू ये पूरा हमारा ऊपर भेज दो और ये हमारा नीचे भेज दो, m की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब देखो सॉल्व करा देती हूँ, इंटू 500 का क्यूब और 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब इंटू NA है हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर क्या m को कैलकुलेट करना, और ऊपर हमारा क्या रखा है 4 रखा है, तो ये क्या हमारा डाउन में आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 500 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब और 25 का 125 हो जाएगा और उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या आएगा 10 टू द पावर 2 मान लो इसे, 10 टू द पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 10 टू द पावर 6 आ जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 10 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर माइनस 30 आ जाएगा। अब इसे पहले ये चीज कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर वाली चीज कैलकुलेट कर लो कि 10 की पावर में क्या है, यहाँ पे 6 है माइनस 10 की पावर में माइनस 30 है, देखो माइनस 10 इंटू 3 10 से 30 और 10 की पावर क्या है 23 है, प्लस का 23। अब 6 में से 30 गया तो माइनस का कितना आएगा, 6 में से 30 24 आएगा, माइनस का 24 माइनस का 24 और प्लस का 23 करेंगे तो क्या आ जाएगी 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगी हमारी इसमें बाकी 1.33 को इससे 1.33 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इस m की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आएगी 25.004 आएगी और इसका जो आंसर हमारा दे रखा है वो है हमारा 25। तो ये समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी हमारा यूनिट सेल के डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा हाँ डेंसिटी ऑफ जेड की वैल्यू के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा जेड की वैल्यू के ऊपर है। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन में आप फंसोगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप कहाँ पे फंसोगे ये अभी मैं आपको बताती हूँ। ये पहले गिवन वैल्यूज लिख लो, क्या क्या गिवन है हमारा, पढ़ लो पहले क्वेश्चन। मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद पैरामीटर ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम विद द लैटिस पैरामीटर दे रखा था क्वेश्चन में, लैटिस बोल गई। अब लैटिस पैरामीटर हमारे क्या होते हैं बताया था मैंने, फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने बताया लैटिस पैरामीटर के। लैटिस पैरामीटर हमारे 2 ही होते हैं, एक हमारे क्या होती है एज लेंथ होती है, वो बताया था ABC जो साइड्स होती है क्यूब की, और लैटिस पैरामीटर क्या होता है अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं, 2 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। इसमें जो लैटिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं 4 एंगस्ट्रॉम मतलब हमारी क्या एज लेंथ है, ये हमारी क्या ए की वैल्यू दे रखी है, ए हमारी क्या है 4 एंगस्ट्रॉम है ये। अब ये एफसीसी हमारा क्यों दे रखा होता है भाई जेड की वैल्यू के लिए, कि जेड की वैल्यू इसमें क्या है 4 है हमारी जेड की वैल्यू। और अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड एटम्स इन द स्ट्रक्चर इज, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बतानी है कि एफसीसी में क्लोज डिस्टेंस 2 एटम के बीच में क्या क्लोज डिस्टेंस होगी।
तो ए और आर का रिलेशन भी इसमें यूज होगा। ए और आर का क्या रिलेशन है, ए और आर की रिलेशन का ये क्वेश्चन है। एफसीसी में ए और आर का क्या रिलेशन होता है कि हमारी √2a हमारा √2a इज इक्वल्स टू 4r के बराबर होता है। अब तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है, गोल्ड एटम्स के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब a की वैल्यू दे रखी है, r आपका फाइंड आउट हो गया। √2a, a क्या है 4, और ये 4 आप उतार दोगे, ये r आ जाएगा। ये क्या हो गया, √2 आ गया, मतलब 1.414। अब आप आंसर चेक करोगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये आंसर है ही नहीं। इसमें पूछा क्या, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछी है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, फेस सेंटर में। फेस सेंटर बताया, बार बार बताया कि इसमें एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में एक एटम होता है। इसमें क्या, ये हमारी एज लेंथ है। अब हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछिए, इस एटम और इस एटम के बीच की क्लोज डिस्टेंस पूछिए। जो हमारा निकला क्या है, ये सिर्फ हमारा आर निकला है। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछिए, मतलब ये क्या होती है हमारे 2r के बराबर होती है। हाँ, ये था हमारा, ये यहाँ से r और r, ये क्या है 4r थी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस दो एटम के बीच में पूछी तो वो हमारी क्या होगी, 2r होगी। तो इसमें क्या हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा हमारा 2.96 आएगा इसका आंसर हमारा। सॉल्व हो गया ये 2.96 नहीं, 2.828। हाँ, इसका जो आंसर हमारा आएगा, इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 2.828। सॉल्व कर लेना, इसमें कोई आंसर लिख लो, बस प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस क्या था, वही था कि हमने क्या इसमें r की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी और इसमें पूछा था 2 गोल्ड एटम्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी थी। 2 गोल्ड एटम्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमने निकाला था, वो हमने क्या इतनी सी ये डिस्टेंस निकाल दी थी, सिर्फ r निकाल दिया था। अभी भाई ये भी तो है, तो क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे r में तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो √2 में, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देख लिया। अब इसके बाद आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई भी चीज ना समझ में आई हो, डाउट्स हो, वो आप कमेंट कर देना, बता देना जो भी आपको डाउट्स हो। नेक्स्ट पार्ट में वो आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।